वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज की क्लास में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, फिर कंडक्टिविटी हो ही गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, हमने आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में बताया था और उसमें हमने क्या बताया था आपको कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है और इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग उसका कंडक्टिविटी होता है और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स में डिपेंड करता है आयन के ऊपर में। तो आज बात हम लोग कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो चलिए, डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। देखिए, आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। देखिए, हम लोग बात करें मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका जो चालकता होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। अब ये 1 मोलर क्या है? आपने मोलरता पढ़ा है और मोलरता आपको ये बताती है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला है तो उसे उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। यानी कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। यानी अगर हम चाहें तो इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हो उसका कंसंट्रेशन या सांद्रण कैसा होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। तो 1 मोलर का मतलब क्या हो गया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में घुला होना चाहिए? 1 लीटर में। यानी कि इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला है 1 लीटर सॉल्यूशन में और इसका जो कंडक्टेंस होगा, इसका जो चालकता होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस। तो चलिए, मोलर कंडक्टेंस हो गया। अब देखिए, मोलर कंडक्टेंस को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग म्यू कहते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? म्यू से डिनोट करेंगे। तो देखिए, मोलर कंडक्टेंस म्यू बराबर क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस ऑफ, या फिर चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट का चालकता। और हम यहां से क्या लिख सकते हैं? म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहां पर एक बात हम आपको लिख दें कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का आयतन या फिर इसको वॉल्यूम कहें, वॉल्यूम
भी लीटर है तो मोलर चालकता म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं भी लीटर सॉल्यूशन का चालकता, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर भी लीटर गुने चालकता को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कप्पा से डिनोट करेंगे। तो भी इंटू, या फिर ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कप्पा इंटू भी लीटर। ये तो हमारे पास हो गया मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या मिल गया, कप्पा इंटू भी लीटर, यानी भी लीटर हमारा क्या है, मोलरता है। उस मोलरता का जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। अब यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए, जो समझने वाली बात है, क्या ध्यान देना है कि माना कि एम मोल इलेक्ट्रोलाइट, माना कि एम मोल इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट का, m मोल मौजूद है। तो अगर 1 मोल की बात हम लोग करें तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर बटा m मोल। और अगर लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बदल दें तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1000 मिलीलीटर बटा m। ये क्या मिल गया आपको, ये आपका सांद्रण मिल गया। तो ये सांद्रण आपको मिल गया 1 गुने 1000 बटा m। और यहां से अगर आप इस सांद्रण को, ये हो गया भी लीटर, और इसका मान अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा m। ये यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां m बराबर क्या होगा, मोलर। एक मिनट लिखेंगे यहाँ पे, जहां m बराबर मोलर सांद्रण और कप्पा क्या है आपके पास, कंडक्टिविटी। तो ये हो गया m। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला ये म्यू बराबर k इंटू भी, और k इंटू भी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 बटा m। और ये हो गया आपके पास मोलर कंडक्टिविटी। और एक बात और मैं बताना चाहूँ आपको यहाँ से, कि अगर हम कप्पा का मान यहाँ पे रखें, जो हम लोग ने पहले भी कंडक्टिविटी यानी चालकता का मान प्राप्त किया है, तो चालकता का मान अगर हम लोग प्राप्त करें तो चालकता कितना प्राप्त किया था हम लोगों ने, 1 बटा r गुने l बटा a। ये क्या था हमारा, चालकता था। तो चलिए उसका मान रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू बराबर 1 बटा r इंटू l बटा a गुने 1000 बटा m। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, हम लिख सकते हैं, जहां R बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, L बराबर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और उसी तरह से A क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चलिए, आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, और तीसरा फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है। ये निर्भर करेगा आपको प्रश्न में किस तरह के मान दिए हुए हैं, डाटा किस प्रकार का आपका दिया हुआ है। अगर आपके पास चालकता मिला हुआ है तो आप सांद्रण प्राप्त करके क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपके पास चालकता दिया हुआ है और साथ में आपके पास मोलरता दिया हुआ है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रश्न ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि आपके पास प्रतिरोध है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दी हुई है, इलेक्ट्रोडों का एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, और मोलरता जैसे ही आप प्राप्त करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा। तो ये हो गया कि किस प्रश्न में किस तरह के डाटा आपको दिए हुए होते हैं,
किस तरह के डाटा के आधार पे आपको निकालना होता है, उसके अनुसार से कुछ फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और एक बात और समझिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा एक मोल या फिर एक मोलर सॉल्यूशन में, कौन सा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयनों की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा मोलर कंडक्टेंस होगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आयनों की संख्या बढ़ती है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आयनों की संख्या घटती है तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो यहाँ से एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सांद्रण का आप डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि उसे तनु बनाते हैं, उसमें पानी की मात्रा मिलाते हैं जिससे कि उसका आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, एक लीटर में एक मोल मौजूद था और वही अगर एक मोल 2 लीटर में मौजूद हो जाए तो क्या हो गया, ज्यादा तनु हो गया, और ज्यादा तनु हो गया तो क्या होगा, आयनों को घूमने के लिए ज्यादा आयतन मिल गया, और जितना ज्यादा आयन घूमेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, चालकत्व बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तनुता बढ़ाने के साथ में मोलर कंडक्टिविटी अपने आप क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको आगे हम दिखाते हैं। इकाई हम लोग देख लेंगे, यूनिट देख लेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। उसके बाद हम लोग ये बात कर लेंगे कि जैसे जैसे हम विलयन को तनु बनाते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, वैसे वैसे आयनों का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे आयनों का नंबर बढ़ता चला जाएगा कंडक्टेंस यानी कि चालकता बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ये आपके पास मोलर चालकता हो गया। अब इस मोलर चालकता के बाद हम लोग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि हम लोग बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, यानी तुल्यांकी चालकता के बारे में। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग मोलर कंडक्टेंस से ज़्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को बुलाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में डाल के आप जब बनाते हैं उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनाने के क्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटते हैं, यानी कि अपने आयन में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटने के कारण उनका क्या होता है, संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। किसकी संख्या में, आयनों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण जितने मात्रा में हम लोग आयन थ्योरेटिकल लेकर चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा आयन हो जाते हैं। जैसे देखिए, कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो कॉपर जो होता है Cu+2 और SO4 2- में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर के ऊपर +2 आवेश होने की वजह से कॉपर का जो मान होता है, संख्या मान होता है इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशंस में, मोलर के कंडीशन में, वो आपका इक्विवेलेंट के कंडीशन में बदल जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान बात करें या आयनिक द्रव्यमान की बात करें, या फिर बात हम लोग कर ले किसके बारे में, परमाणविक द्रव्यमान के, तो उसको संयोजकता से हम लोग जब भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे एक टर्म लिख दें, तुल्यांकी इक्विवेलेंट क्या होता है उसके बारे में, इक्विवेलेंट वेट, और इसको कहते हैं तुल्यांकी भार। और इसको ध्यान रखिएगा, आयन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आयनिक भार बटा क्या कर लेंगे, संयोजकता कर लेंगे। देखिए, अगर संयोजकता का मान 1 आएगा तो उसका आणविक द्रव्यमान और तुल्यांकी द्रव्यमान दोनों एक समान आएगा, यानी कि अगर आप बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट एक समान आता है। लेकिन अगर संयोजकता का मान 1 से ज़्यादा आता है, वैलेंसी का मान 1 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो उसका क्या हो जाएगा,
कि तुल्यांकी भार अलग हो जाए। तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा कि आप लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग कोलरॉस लॉ के बारे में बात करेंगे, कोलरॉस का नियम के बारे में बात करेंगे, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपना नियम उन्होंने दिया था कंडक्टेंस को लेकर। तो उसमें भी आप सामान्यतः इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में ही बात करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया था और यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा, यानी कि 1 इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन आपको लेना होगा, यानी एक तुल्यांक चालक ये सामने है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में मोलर कंडक्टेंस याद कीजिए। मोलर कंडक्टेंस में क्या कहा हम लोगों ने, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है और उसके बीच जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। दूसरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन में मोलर की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट ले लेंगे, यानी एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर 1 लीटर में घुला, अगर हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स घुला है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इसमें मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो चलिए परिभाषित कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस को। क्या लिख लेंगे, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी 1 लीटर सॉल्यूशन में, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का चालकता क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। कहलाता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक इक्विवेलेंट सॉल्यूशन की चालकता, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर एक इक्विवेलेंट V लीटर, क्योंकि V लीटर वॉल्यूम इसका, अगर हम लोग V लीटर 1 लीटर को V लीटर अगर मान लें, V लीटर इंटू चालकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। और चालकता को अगर हम लोग कप्पा से डिनोट करेंगे तो क्या लिख देंगे, लैम्डा बराबर V इंटू K। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मोलर कंडक्टेंस जिस तरह से आपने निकाला था उसी तरह से आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ से एक टर्म और बात करें कि एक इक्विवेलेंट मौजूद अगर 1 लीटर में है, तो एक इक्विवेलेंट की जगह पे ये एक इक्विवेलेंट था, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान के चले कि एक इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ पे क्या मान के चले कि जैसे हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं C इक्विवेलेंट मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो एक इक्विवेलेंट कितना मौजूद हो जाएगा, 1 लीटर बटा C इक्विवेलेंट। और अगर आप 1 लीटर को चाहें तो 1 गुना 1000 मिलीलीटर बना सकते हैं, बटा क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा बराबर आप क्या लिख सकते
सकते हैं। V का मान अगर वहां से चाहें तो 1000 मिलीलीटर बटा क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू कप्पा। और इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर कप्पा इनटू 1000 बटा C इक्विवेलेंट। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग से जो सांद्रण निकाल रहे हैं वो 1 मिलीलीटर के लिए निकाल रहे हैं। जैसे कि 1 लीटर का आप अगर निकालना चाहते हैं तो 1 मिलीलीटर का अगर आप प्राप्त कर ले तो उससे जितना ml का आप प्राप्त करना चाहें उतना ml प्राप्त कर सकते हैं। तो उस आधार पे आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फिर से वही कप्पा का मान रखते हैं। कप्पा का मान हम यहाँ पे आपको लिखे थे क्या, ध्यान दीजिए, कप्पा बराबर हमने क्या किया था, 1/r इंटू L/A लिया था। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे और में लैम्डा बराबर 1/r इंटू L/A गुना क्या हो जाएगा 1000 बटा C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, जहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया लैम्डा। उसी तरह से अब यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके अलावा L बराबर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी। और यहाँ से A क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया किसका, इलेक्ट्रोड। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना चाहिए, V यहाँ पे लीटर में ले लीजिए, यानी कि सांद्रण किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सांद्रण गुने क्या हम लिखेंगे, कप्पा यानी कि कंडक्टेंस। और लैम्डा बराबर यहाँ से हमारा निकल के आ गया 1000 ml बटा C इक्विवेलेंट। तो लैम्डा बराबर 1000 ml बटा C इक्विवेलेंट इनटू क्या हो गया हमारा, कप्पा हो गया। और कप्पा बराबर इसी को अरेंज कर दिए तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, कप्पा इनटू 1000 बटा C इक्विवेलेंट। और यहाँ पे लैम्डा बराबर कप्पा का मान अगर रखें 1/r गुने L/A गुने 1000 बटा C इक्विवेलेंट। तो इस तीनों के आधार पे आप अलग अलग तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ध्यान रखेंगे किसको, लैम्डा बराबर V इंटू K कप्पा, लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा C इक्विवेलेंट, और लैम्डा बराबर 1/r इंटू L/A इंटू 1000 बटा C इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले बात हम लोग ने किया मोलर कंडक्टेंस की, अब हम लोगों ने बात किया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। अब हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मोलर चालकता की इकाई के बारे में, यानी कि यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो चलिए इकाई प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका, उसका जो फॉर्मूला है उसे लिखते हैं और उस फॉर्मूला में उपस्थित जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को क्या करेंगे, उन सारे टर्म्स का यूनिट लिखेंगे और उसके आधार पे मोलर कंडक्टेंस का यूनिट प्राप्त करेंगे। तो चलिए मोलर कंडक्टेंस म्यू बराबर क्या हम लोगों ने प्राप्त किया था, 1/r इंटू L/A गुने क्या मिल गया था हम लोगों को, L/A गुने जो ने प्राप्त किया था 1000 बटा Cm, और Cm क्या था हमारा, मोलर कंडक्टेंस था। तो चलिए 1000 बटा Cm हम लोग प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर 1/ओम गुने, इसको सेंटीमीटर अगर आप ले लें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1000 बटा आप 1000 या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू बराबर क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स, फिर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ये आपका इकाई हो गया, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। आपके पास क्या इकाई आ गया, मोलर कंडक्टेंस का, यानी कि मोलर चालकता का। अच्छा 1 मिनट और, यहाँ पे एक गलती हो रही है कि यहाँ पर हमने जो
तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब और 1/r इंटू L/A इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटा यहाँ पे मोल। ये हम लोगों ने 1000/मोल लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो 1/ओम हो गया सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखते हैं क्या, 1 है वॉल्यूम इन लीटर बटा यहाँ पे क्या लिख देंगे cm। तो 1/ओम हो गया, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1000 के बटे हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर से हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। तो ये तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या यूनिट मिल गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जब भी मोलर कंडक्टिविटी म्यू आप फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट यही लिखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यानी तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता की इकाई। तो चलिए अब तुल्यांकी चालकता की इकाई की बात कर लेते हैं। तो उसी तरह से लैम्डा बराबर 1/r इंटू L/A इंटू v लीटर डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक। अब देखिए यूनिट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, 1/ओम हो गया इंटू सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटा इक्विवेलेंट का तो यूनिट इक्विवेलेंट ही होता है, इसलिए इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख देते हैं। 2 से ये कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए लैम्डा बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी यहाँ लिख दीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इकाई। तो आप याद रखिएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट इनवर्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपका यूनिट हो गया और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। तो ये दोनों यूनिट याद रखिएगा। जब कभी भी मोलर कंडक्टिविटी यूनिट या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट की बात की जाएगी आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए ये तो यूनिट की बात होगी, आप यूनिट को नोट डाउन कीजिए। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं सेल कांस्टेंट के बारे में।